वैदिक ज्योतिष क्या है और आप इसे अपने कार्य से कैसे जोड़ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी मैजिक नहीं है, कर्म शास्त्र है। आपको ये बताता है कि कौन से कर्मों से हमारी चीजें गलत हो गई हैं। क्या ज्योतिष हमें चला रहा है? क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं? हमारी अपनी कोई डेस्टिनी नहीं है? तो क्यों ना, जब हमें ये ज्ञान हो गया कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से कुंडली बनी है, तो क्यों ना हम इस जन्म में कुछ कर्म करके उन ग्रहों की वजह से जो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो जो आप ये बात कहते हो कि हम उपाय कर लें, जी ठीक जी है। जी। ऐसा नहीं है कि आप उसको लॉक लगा के बंद कर दोगे, जी वो तो राहु ने मेरे गलत बैठे हैं, अब पंडित जी आप कमाल का उपाय बता दो। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। जी जी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी की कुंडली में निर्धन योग है तो उसकी स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? क्या करोड़पति बना जा सकता है? मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 101% आप आंख बंद करके काम कीजिए, कुछ भी काम कीजिए, पैसा आएगा। कब? जब आपके सेकेंड हाउस का स्वामी 11th हाउस का स्वामी कंबाइन करके 10th हाउस में बैठ गए। किसी व्यक्ति की कुंडली के 10th हाउस का स्वामी अष्टम में बैठा है, 100% उसको प्रोफेशन में प्रॉब्लम होगी। प्यार के रिश्ते बहुत कमजोर हो रहे हैं, तो ऐसा जीवन साथी कैसे पाएं? बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को सही से कुंडली मिलान करना आता ही नहीं है। वही व्यक्ति आपके पास आएगा जिसके साथ आपका कर्म का कनेक्शन बना हुआ है, वही आपकी बीवी बनेगा, वही आपका बच्चा, माँ बाप वही बनते हैं जिनका आपके साथ कर्म का कनेक्शन बना हुआ है। अब जब मांगलिक योग होता है तो व्यक्ति की लाइफ में, मैरिड लाइफ में निश्चित प्रॉब्लम होगी। कर्म बिना कुछ नहीं। तो कई दर्शक ये बोलेंगे कर्म तो बहुत लोग कर रहे हैं, फिर वो इतना दबा कुचला क्यों है? तो क्या किया जाए? कैसे, क्या उपाय करें, क्या करें आखिर? मैं आपके माध्यम से बता दूं, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। भगवान का कोई रोल नहीं है, जो कुछ रोल है वो हमारा ही है। तो प्लीज कर्म को भगवान से अलग रखें। जैसे आपने कर्म किए उसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी, उसके हिसाब से आपकी सिचुएशन बनी, उसके अकॉर्डिंगली आप सारे काम कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंगली आप मैनेजर हो, उसी के अकॉर्डिंगली आप आईएएस हो और उसी के अकॉर्डिंगली आप रिक्शा चला रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं राज शर्मा और आप देख रहे हैं माई ज्योतिष। हमेशा की तरह हम हर बार आपके लिए एक अलग चीज़ लेके आने की कोशिश में रहते हैं। हर बार पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ नई जानकारियां आपको देने की हमारी कोशिश बनी रहती है और आज इसी क्रम में हम एक नया पॉडकास्ट लेके आए हैं जो शायद आपकी कुछ जो भ्रांतियां हैं वो दूर हों और जो आज जानकारी आपको मिलेगी वो बेहद ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि एक तो ज्योतिष है ही, दूसरी ओर साथ ही हमारे साथ समाज सेवा भी है और ये दोनों ही चीज़ें कोई एक खास व्यक्ति कर रहा है। तो आज हमारे साथ माई ज्योतिष के इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर राजीव जी। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत वर्षों से आप ज्योतिष कर रहे हैं, आप जाना माना नाम है ज्योतिष के क्षेत्र में और एक खास बात ये भी है कि आप ज्योतिष के साथ ही समाज सेवा भी कर रहे हैं। तो मैं एक खास प्रश्न की शुरुआत इस बात से करना चाहूँगी कि दोनों ही चीज़ें ज्योतिष के साथ लगभग जुड़ी जुड़ी सी हैं। हमारे दर्शक बहुत से हैं जिनके मन में ये रहता है कि आखिर ज्योतिष को किस तरीके से देखा जाए। कुछ लोग इसे साइंस मानते हैं तो कुछ लोग इसे दरकिनार भी करते हैं। अब जैसे आप सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, ज्योतिष भी कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों को आप साथ लेकर भी चल रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि वैदिक ज्योतिष क्या है और आप इसे अपने कार्य से कैसे जोड़ रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको पहले तो धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में बुलाया। एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक कर्म शास्त्र है। आपको आजकल लोग कहते हैं कि मैजिक है, मैजिक नहीं है। बेसिकली कर्म शास्त्र और ये बताता है कि आपने पूर्व जन्मों में कौन से ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से आपको अलग अलग सिचुएशन इस समय मिली। ये आपको बताता है कि कहाँ आपने गलतियां पास्ट कर्म में, पास्ट जन्मों में की है। और एस्ट्रोलॉजी आपको उन सिचुएशंस के बारे में बताती है। जैसे शनि का प्लेसमेंट बताता है कि आप पूर्व जन्म में कौन से कर्म गलत करके आए हो। अगर किसी की कुंडली के अंदर सेकेंड हाउस में शनि का प्लेसमेंट है तो व्यक्ति को
कहीं ना कहीं अपने परिवार से संबंधित चैलेंजेस होंगे। तो ये हमें इंडिकेशंस देता है ये, और हमें बताता है कि हमें किस चीज़ पे अब वर्क करने की ज़रूरत है, हमें किस डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है। जी। एस्ट्रोलॉजी एक आजकल कमर्शियल बन गया, ठीक है, क्योंकि लोग की ब्रेड एंड बटर का की तरह से काम करने लगे हैं, पर एक ये सामाजिक कार्य भी है। अब मैं एस्ट्रोलॉजी काफ़ी लंबे समय से कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी लंबा समय हो गया इस फील्ड में, अराउंड 25 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है इसमें। और बहुत ये उस समय से कर रहा हूँ जब यूट्यूब भी नहीं था, और जब मुझे काफ़ी लंबा समय हो गया इसको करते करते, तो मुझे लगा कि फिर मुझे लगा कि समाज के लोगों को हेल्प आउट भी करनी चाहिए। फिर एक अचानक से सामाजिक होता चला गया, और उसके बाद मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन वशटकारा फाउंडेशन की सेटअप किया। जी। ये ऑर्गेनाइजेशन वुमेन एम्पावरमेंट, जी। डिसेबिलिटी और हेल्थ केयर के सेक्टर में काम कर रही है। जी। अगर आपका प्रश्न है कि ये दोनों लिंक कैसे हैं, बिल्कुल। बहुत गजब का जी। मतलब प्रश्न हो सकता है, और मेरे जो दर्शक हैं और आपके जो दर्शक हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि कैसे लिंक है। बिल्कुल। कुंडली का अष्टम हाउस, जी। कुंडली का अष्टम हाउस बताता है अगर वो एक्टिव है तो आप एस्ट्रोलॉजी फील्ड में वर्क करोगे। जी। बिना अष्टम हाउस के आप एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आ ही नहीं सकते। जी। और यही फील्ड, यही हाउस आपको कहीं ना कहीं एनजीओ के सेक्टर में भी जोड़ती है। क्यों? क्योंकि अष्टम हाउस होता है दूसरी सोर्स से आया हुआ पैसा। जी। मतलब वो पैसा जिसके लिए आपने कोई ट्राई नहीं किया, किसी और के थ्रू आ रहा है। तो डोनेशंस भी किसी और के थ्रू आती है। तो एनजीओ के अंदर दो मेन फैक्टर काम करते हैं। पहला केतु, दूसरा आपका वीनस। तो मुझे याद है कि जब मेरे केतु आए तो मेरा ऑटोमेटिकली झुकाव जो है एक एनजीओ की सेटअप की तरफ हो गया कि मैं लोगों की हेल्प आउट करूं। मैं अगर लोगों की हेल्प कर रहा हूं अपनी एस्ट्रोलॉजी से, तो इससे जो अर्निंग हो रही है इससे सोसाइटी को लाभ होना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी एक धर्म कार्य है। ठीक है, उससे मेरी ब्रेड एंड बटर चल रही है, मैं सभी की चलती है, लेकिन एक सही से देखें तो वो एक धर्म कार्य है। तो धर्म कार्य है तो उस धर्म कार्य से जो आप अर्न कर रहे हो तो उसका सोसाइटी के लिए यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तब मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम इसको सेटअप किया और इसका नाम रखा वशटकारा फाउंडेशन। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगी तो इसका लोगो एक हाथ है और उस पर लोग है। ये हाथ भगवान विष्णु का है, भगवान विष्णु जिसने पूरी धरा को धारण कर रखा है, और जब वही पूरी धरा को धारण करते हैं तो जाहिर सी बात है इस ऑर्गेनाइजेशन को भी वही चलाएंगे। तो ऐसी स्टोरी इसकी स्टार्ट हुई। बहुत अच्छा। तो जैसे कि आपने कहा कि मेरी शुरुआत इस तरह से होती गई, तो मैं एक खास बात ये पूछना चाहती हूँ जो सबके मन में होती है, क्या ज्योतिष हमें चला रहा है? क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं? हमारी अपनी कोई डेस्टिनी नहीं है? या हम अपने कर्म से आगे बढ़ सकते हैं? या फिर हमारे ग्रह नक्षत्र ही, जैसे आपने ही कहा कि केतु है और अष्टम भाव है, तो इसमें क्या कहेंगे कि आप ज्योतिष के अनुसार चल रहे हैं या आपका कर्म साथ चला? देखिए, कोई जब कुंडली बनती है वो कर्म के बेसिस पे मिलती है। कर्म का आधार हम खत्म नहीं कर सकते, हर चीज कर्म से बनी है। पूर्व जन्मों में आपके जो कर्म रहे हैं उसी के आधार पे ग्रहों का प्लेसमेंट होता है, उसी के आधार पे हमें इस जन्म में शरीर मिलता है, उसी के आधार पे हमें परिवार मिलता है जो कि कुंडली का सेकंड हाउस होता है, उसी के आधार पे हमारे छोटे भाई बहन मिलते हैं, हमारा पराक्रम मिलता है कि पराक्रम मतलब कितनी मेहनत करेंगे। कौन सा हाउस? कुंडली का तीसरा घर। उसी के आधार पे हमें माँ मिलती है, हमें सुख मिलता है। कौन सा हाउस? कुंडली का चौथा घर। उसी के आधार पे हमें बुद्धि मिलती है, पूर्व जन्मों के कर्मों से। पूर्व जन्मों के कर्मों से बुद्धि मिलती है। कौन सा हाउस? कुंडली का पंचम हाउस। उसी के आधार पे हमें शत्रु मिलते हैं, हमें रोग मिलते हैं, हमें कर्जे मिलते हैं या किसी का कर्ज रह गया, कुंडली का छठा हाउस। उसी के आधार पे हमें पार्टनर मिलता है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, कुंडली का सेवेंथ हाउस। तो पूरे की पूरी कुंडली हमारे कर्मों पे बनी हुई। हम ये नहीं कह रहे मैजिक है,
देख लीजिए कर्म से बनी है, क्योंकि हमने कर्म किए हैं। बिल्कुल। और ये एक जन्म के कर्म नहीं है, ये कई कई जन्म के कर्म है। अब उसी के आधार पे हमें कुंडली का अष्टम हाउस मिलता है। अष्टम हाउस में कि जो अचानक किया गया बिना कर्म के मिला हुआ पैसा, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना कर्म का पैसा मिला हो, कि कर्म किया ही ना हो और पैसा मिल जाए। तो कर्म तो किया होगा। अगर कर्म बहुत अच्छा किया होगा तो कुंडली के अष्टम हाउस से उसका पैसा आपको मिलेगा, मतलब वो उसका ऑलरेडी वो पैसा है जिसको आप इस जन्म में आप मेहनत कुछ कर ही नहीं रहे और आपको अचानक से मिल रहा है, वो है कुंडली का अष्टम हाउस। इसका मतलब इसके लिए आपने पास्ट में कर्म किया है और उसी के कुंडली के पूजन के कर्म के आधार पे आपको मिले हैं पिता, धर्म, धार्मिक बुद्धि, कुंडली का 9th हाउस, और उसी के आधार पे आपको प्रोफेशन मिला है। मतलब आप कौन से काम करेंगे, आप काम करेंगे नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों के लाइफ में आपने देखा होगा प्रोफेशन को लेके बहुत स्ट्रगल होता है। बिल्कुल। क्यों? कुंडली का 10th हाउस पीड़ित होता है। 10th हाउस 10वां खाना, जो कि पूरी कुंडली का दिखाता है कि व्यक्ति को क्या काम करना है। उसी के पूजन के आधार पे हमें मिला लाभ का घर। लाभ मतलब 11th हाउस, हमारी इच्छाएं, हमारी इच्छा पूरी होंगी कि नहीं वो बताएगा हमारा 11th हाउस। और उन्हीं जन्म के आधार पे, पूर्व जन्म के कर्म के आधार पे हमें मिला है 12th हाउस, जो कि ये बताएगा कि हमारे आगे की गति कैसे होने वाली है। तो ये ही मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने बताया कि सब कुछ कुंडली में लिखा है, तो फिर हम क्यों ही काम करें, यही सबका प्रश्न है। अब देखिए, जो एक होते हैं जो कर्म जो हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं जी। हमें इंडिकेशंस मिल चुके हैं कि हम कर्म के हिसाब से हमें चीजें मिली हैं। अब इस जन्म में, इस जन्म के कर्म जो अब हमें जो कर्म किए थे उसके आधार पे हमें माता पिता मिल गए, लोग मिल गए, ठीक है। जी, जी। अब करंट जन्म में भी हम कर्म कर रहे हैं ना, तो क्यों ना जब हमें ये ज्ञान हो गया कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से कुंडली बनी है, तो क्यों ना हम इस जन्म में कुछ कर्म करके उन ग्रहों की वजह से जो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो जो आप ये बात कहते हो कि हम उपाय कर लें, जी, रेमेडी कर लें, बिल्कुल, बहुत से कहते हैं। तो ये क्या है रेमेडी? ये भी तो एक कर्म है। जी। उन्हीं ग्रहों से संबंधित आप कर्म करते हो, आप सेवा करते हो, जीव जंतु की सेवा करते हो, गौ माता की सेवा करते हो, चींटियों को सेवा करते हो, आप डॉग्स की सेवा करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपके उन ग्रहों से संबंधित परेशानियां हैं जो दिख रही हैं और आप उसकी रेमेडी करते हो, तो उनका इम्पैक्ट धीरे 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 कम हो जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो ऑलरेडी लिखा है वो तो लिखा है, क्योंकि आपने कर्म किए हैं ऐसे, तो कर्म के हिसाब से आपको पार्टनर मिल गया, आपके बच्चे मिल गए, आपको धार्मिक बुद्धि मिल गई। लेकिन अगर कोई चीज़ कुंडली में गलत है तो उसको अपने प्रेजेंट कर्म, अपने जन्म में अच्छे कर्म करके, धार्मिक कर्म करके उसको सुधारा भी जा सकता है। इसी को हम कहते हैं उपाय, रेमेडीज। जी, ठीक जी, है, जी। ऐसा नहीं है कि आप उसको लॉक लगा के बंद कर दोगे, जी वो तो राहु ने मेरे गलत बैठे हैं, अब पंडित जी आप कमाल का उपाय बता दो। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, जी, जी, आते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, और आपके जो दर्शक होंगे वो मानते होंगे, वो लोग भी जाते होंगे। बिल्कुल, वो लोग कहते हैं कि बस ऐसा कुछ बता दो कि फटाफट हो जाए। बिल्कुल। फटाफट कुछ नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी में। मैं फिर आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, एस्ट्रोलॉजी मैजिक नहीं है, कर्म शास्त्र है। आपको ये बताता है कि कौन से कर्मों से हमारी चीज़ें गलत हो गई हैं, और अब करंट जन्म में जो हमें पता चल गया है कि ये चीज़ें हो गई हैं, तो उसके अनुरूप आप उसको ठीक करने का प्रयास करें। बिल्कुल। तो यानी कि आप ये कहना चाहेंगे कि ग्रहों का पूर्ण रूप से तो प्रभाव नहीं है, हमें भी थोड़ा अपना सुधार करने की आवश्यकता है और नियति बदली जा सकती है। बिल्कुल बदली जा सकती है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिक्स हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। वो आप नहीं बदल सकते, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है। आप इसको ऐसे समझिए, ये प्रारब्ध है जिसको आप नहीं बदल सकते। लेकिन कुछ चीजें, जैसे प्रारब्ध क्या, ये आपका प्रारब्ध था कि आपको पर्टिकुलर माता पिता मिले, ये आपको प्रारब्ध था कि आपने ऐसे परिवार में जन्म लिया, या आपका प्रारब्ध था कि आपने बहुत बड़े धनवान व्यक्ति के यहाँ पर जन्म लिया। तो ये डिसाइड होता है आपके इन चीज़ों को हम नहीं बदल सकते।
अब हम जिस सिचुएशंस में हैं उस सिचुएशन में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, वो होता है हमारा कर्म। मतलब आपको सिचुएशंस दे दी गई, अब उस सिचुएशंस में आप कैसे रिएक्ट करोगे ये बनाएगा आपका भविष्य। अगर आपने करंट में आपने उस पर यही कहा, अरे मेरी तो ऐसी किस्मत में लिखा हुआ है, मैं तो ऐसे ही रहूँगा। अरे आपको पता चल गया ना कि आपके पूर्व जन्म के कर्मों से ऐसी चीज़ें मिली हैं, या आपको ऐसे माता पिता मिले, या आपको ऐसा आपको रोजगार मिला, आपके पार्टनर के साथ ऐसे, तो इसका जाहिर सी मतलब ये पूर्व जन्मों में आपने कुछ ऐसे गलत किए। तो उन ग्रहों की जिनकी वजह से ये पीड़ा हो रही है, तो आप उनसे संबंधित कार्य करें, उनके अपने कर्मों को उसके अकॉर्डिंग अलाइन करें कि आपके ग्रह किस तरफ इशारा दे रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। कुंडली बता देती है कि आपको क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कुंडली के 10th हाउस का स्वामी अष्टम में बैठा है, तो व्यक्ति को 101% में बता रहा हूं, किसी व्यक्ति की कुंडली के 10th हाउस का स्वामी अष्टम में बैठा है, 100% उसको प्रोफेशन में प्रॉब्लम होगी। बार बार क्यों? अष्टम हाउस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, बार बार उसकी जॉब चेंज होगी। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या करें? तो कुंडली बता रही है कि भाई अब एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, आप रिसर्च वर्क करो, मतलब आप अपना कर्म को अलाइन करो उसके अकॉर्डिंग। आप उसको बदलने, हम प्रॉब्लम कब होंगे, हम ये बदलने की कोशिश करेंगे, हम सोचेंगे नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो आपकी कुंडली इशारा दे रही है कि आपको कर्म का स्वामी आपके अष्टम हाउस में बैठा है, तो आपको रिसर्च वर्क करना चाहिए, फॉरेंसिक साइंस से संबंधित होकर काम करना चाहिए, इंश्योरेंस से संबंधित काम करना चाहिए, ऑक्टल्स के किसी भी फील्ड से जुड़ के काम करना चाहिए, तो आपके काम चलेंगे। अब इसी के अगेंस्ट आप कहोगे नहीं मैं तो यार ये करूँगा, मैं नहीं करूँगा ये, तो काम तो होंगे लेकिन उसके अंदर आपको स्ट्रगल बहुत होगा, बहुत स्ट्रगल होगा। तो कुंडली हमें बता देती है कि हमें किस दिशा में अपने कर्म को, किस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए जिससे कि हमारी चीज़ें सही हो सकें। जैसे कि आपने बताया कि हम प्रयास करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आजकल के समय में आर्थिक स्थिति को लेकर सभी बड़े परेशान रहते हैं, और कई बार ऐसे कहा जाता है कि हर व्यक्ति की कुंडली में अंबानी का योग है, ठीक है, यानी अंबानी का योग यानी आपका धन योग है। तो क्या ऐसा है कि हर व्यक्ति की कुंडली में धन योग है, या फिर अगर नहीं भी है, किसी की कुंडली में निर्धन योग है, तो उसकी स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? क्या करोड़पति बना जा सकता है? देखिए, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के बहुत ज़्यादा जानकार लोग हैं, आपके श्रोता भी कहेंगे। इसे दो मत है। मैं कर्म शास्त्र को फॉलो करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी को मैं एक कर्म शास्त्र का माध्यम बताता हूँ। अब मैं पहले बताता हूँ कि आपको कि कुंडली के अंदर धन योग और निर्धन योग दोनों चीज से वहाँ पे होती है। ये वाला मत एस्ट्रोलॉजर्स का एक पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर्स का होता है। मेरा मत है कि ये जो निर्धन योग होता है वो निर्धन योग नहीं होता। बेसिकली वो ये बताता है कि आपको धन का अब उपार्जन किस तरह से करना है। जैसे कुंडली का 2nd हाउस और कुंडली का 11th हाउस, कुंडली का 5th हाउस और कुंडली का 9th हाउस धन के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी व्यक्ति का 2nd हाउस के स्वामी का कॉम्बिनेशन 11th हाउस के स्वामी के साथ कॉम्बिनेशन बना हुआ है और वो कहीं केंद्र में बैठा हुआ है, केंद्र मतलब 1, 4, 7, 10, तो ये बहुत ही जबरदस्त योग है। जैसे कि अगर किसी की व्यक्ति की कुंडली सिंह लगन की है, तो सिंह लगन में 2nd हाउस में राशि पड़ती है 6 नंबर, मतलब कि कन्या राशि, और 11th हाउस में पड़ती है आपकी मिथुन राशि। तो उसके स्वामी बनते हैं बुध, और वो स्वामी बुध जाके बैठ जाते हैं 10th हाउस में। तो ये बहुत ही गजब का राजयोग है, बहुत ही गजब का राजयोग है। मतलब कि व्यक्ति धनी होगा। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 101% आप आंख बंद करके काम कीजिए, कुछ भी काम कीजिए, कुछ भी काम कीजिए, पैसा आएगा। कब? जब आपके 2nd हाउस का स्वामी 11th हाउस का स्वामी कंबाइन करके 10th हाउस में बैठ जाए। तो दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ जो यहाँ आया कर दो।
तो यानी कि ज्योतिष में भी पता चल सकता है कि बिल्कुल। कैसे अमीर हो सकते कैसे हैं। अमीर हो सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, यार मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये करूँ, तो मैं उनको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आप अपनी कुंडली उठाइए, सेकेंड हाउस का स्वामी, 11th हाउस का स्वामी कंबाइन कर जाए या एक ही ग्रह हो जाए, जैसे कि इस केस में कन्या राशि में जी जी और मिथुन राशि में, ये दोनों एक ही ग्रह बनते हैं बुध, ठीक। ये कंबाइन करके 10th हाउस में बैठ गए, तो क्या बता रहा है? 10th हाउस होता है हमारी पहचान का, यानी कि व्यक्ति कुछ भी करेगा वो राइज कर जाएगा। और मैं आपके माध्यम से लोगों को इस कहना चाहूंगा कि इस पॉइंट पे अगर गलत है तो जरूर कमेंट करें। 10th छठे सेकेंड हाउस का स्वामी 11th हाउस का स्वामी कंबाइन करके अगर केंद्र में बैठ जाए, मतलब 10th हाउस के संबंध बना ले, 10th हाउस में बैठ जाए, तो व्यक्ति को सोचना नहीं है, जो दिमाग में आया, अगर आया कि परचून की दुकान खोलनी है तो खोल दो, अच्छा, अगर आया कि मुझे कोई पर्टिकुलर काम करना है शुरू कर दो, वो चलेगा। तो ये मैं पूछूं कि कई पूछते हैं ना कि लॉटरी कैसे लगेगी या शेयर मार्केट में मैं कैसे जीतूंगा, तो क्या इसको भी ऐसे देखें? देखिए, शेयर मार्केट के लिए और लॉटरी के लिए हम हाउस देखते हैं बेसिकली 8th हाउस और 5th हाउस। जब हमारा 8th हाउस मजबूत होता है कुंडली का, तो वो 8th हाउस जब मजबूत होगा तो ये वो पैसा है जिसके लिए आपने कोई प्रयास ही नहीं किया, अपने आप पैसा, बिना मेहनत का पैसा। कुंडली का 8th हाउस मतलब बिना मेहनत का पैसा। अब बिना मेहनत का पैसा कैसे हो गया? क्योंकि जो कुंडली का 8th हाउस होता है वो 7th हाउस से सेकंड होता है, यानी कि पार्टनर का पैसा। अब जिस व्यक्ति की 8th हाउस बहुत मजबूत होगा तो उसकी पार्टनर जॉब करती होगी 100%। मतलब कोई पुरुष है तो उसकी वाइफ जॉब करती होगी। अब उस पैसे पे तो वो पैसा तो उसको ऐसे ही मिल रहा है, उसको तो उस पैसे को तो वो अर्न नहीं कर रहा, राइट? तो 8th हाउस अगर बहुत स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा 8th हाउस स्ट्रांग होगा, वही 8th हाउस मतलब आपके ससुराल का भी होता है। अच्छा, वही हाउस आपका 8th हाउस लॉटरी का भी होता है, वही आपका पैतृक संपत्ति का भी होता है। मतलब पैतृक संपत्ति भी तो आपको ऐसी मिलती है जी, जिसके लिए आपने कोई मेहनत ही नहीं की। वही 8th हाउस इंश्योरेंस का होता है। पता चला कि आपके कोई रिश्तेदार गुजर गए और आप दुख मना रहे थे और 10 दिन बाद पता चलता है कि वही आपके लिए 10 करोड़ का हो, इंश्योरेंस छोड़ के गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कब हुआ? क्योंकि तब हुआ जब आपकी कुंडली के अंदर अष्टम हाउस बहुत ज़्यादा बलवान होगा। अगर अष्टम हाउस बलवान है तो आपको अपने आप पैसा आएगा, जिसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी। और इसी तरह से अगर शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं तो शेयर मार्केट के लिए कुंडली का 5th हाउस, बुध और राहु बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये स्ट्रांग है तभी आप शेयर मार्केट की तरफ रुख करें, अन्यथा उस तरफ जाना रिस्क हो सकता है। जब भी कभी चेक करना हो तो पहले तो 5th हाउस की पोजीशन देखिए, बुध की पोजीशन देखिए और राहु की पोजीशन देखिए। उसी से डिसाइड होगा कि आपको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हर किसी की कुंडली में नहीं होता ये। जैसे आपने बोला, एक इसी में से मैं प्रश्न उठाना चाहूंगी कि अभी तो आपने बताया कि धन योग कैसे देख लें, तो अब ऐसा जीवन साथी कैसे देख लें कि उससे भी हमें कुछ अच्छा लाभ मिले, उसके साथ सहयोग, प्यार और रिश्ते अच्छे रहें। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किलें इसी बात पे आती हैं कि अपने प्रेम जो संबंध हैं वो बहुत कड़वाहट से भरे रह रहे। और आज के समय में तो देखा देखी है या जो भी कुछ कह लीजिए, प्यार के रिश्ते बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। तो ऐसा जीवन साथी कैसे पाएं कि जो हमारे लिए सच्चा भी हो, हमारे साथ रहे और हमारे साथ सहयोगी भी हो? देखिए, आजकल हम सोचते हैं कि देखिए, ये मेरा अपना मानना है, जो मैंने अपना रिसर्च किया है, कि हम किसी को नहीं चाहते। उसका कॉम्बिनेशन आपकी हॉरोस्कोप से बन रहा है। वही व्यक्ति आपके पास आएगा जिसके साथ आपका कर्म का कनेक्शन बना हुआ है। वही आपकी बीवी बनेगा, वही आपका बच्चा, माँ बाप वही बनते हैं जिनका आपके साथ कर्म का कनेक्शन बना हुआ है। और कितने समय के बना हुआ है, कितने समय के लिए, जिनका रोल होगा वो अपने आप आते जाएंगे। आप अपनी लाइफ में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग आए होंगे जो कुछ समय के लिए आए और फिर चले गए। अब आता है कि हम किसी को हमारा कैसे चूज करें, लाइफ पार्टनर कैसे? अगर 5th हाउस
और 7th हाउस का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये लव मैरिज की तरफ इशारा करता है। मतलब अगर 5th हाउस बहुत स्ट्रांग है, यानी कि उस पर राहु या शनि या केतु, मंगल आदि के दृष्टि नहीं है, तो आपका 5th हाउस स्ट्रांग है। और अगर उस 5th हाउस का कनेक्शन दृष्टि संबंध या दोनों कंबाइन करके 7th हाउस से कनेक्ट करते हैं, जो कि हमारा विवाह का स्थान होता है, तो व्यक्ति को अपने मनचाहा व्यक्ति से विवाह होता ही होता है। कहीं अगर कुंडली के 5th हाउस राहु से पीड़ित है, केतु से पीड़ित है या शनि से पीड़ित है, तो व्यक्ति का जिसको पसंद करेगा उससे सेपरेशन हो ही जाएगा। मतलब वो जो उसका लव रिलेशनशिप है वो चलेगा नहीं। अब इसमें आता है कि अगर राहु मान लीजिए 7th हाउस में बैठ जाता है या शनि बैठ जाता है, तो व्यक्ति का मैरिज कास्ट, इंटर कास्ट या फिर इंटर रिलीजन में जाके शादी होती है। तो ये भी बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। मतलब आप कुंडली देख के पता से लगा सकते हो कि मेरी शादी कैसे होगी। क्या मैं जिसको चाह रहा हूँ इंटर कास्ट के लिए कर रहा हूँ, क्या इंटर कास्ट का कहीं कॉम्बिनेशन बना हुआ है? तो जब बना होगा तभी आपकी इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज होगी। अब देखिए, बहुत सारे इसमें आपका प्रश्न हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के वैवाहिक चैलेंजेस भी निकल के आ जाते हैं। कुंडली का 7th हाउस, देखिए जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, पहले बता दूं लोगों को, आपको चैनल के माध्यम से, कि लगन कुंडली आपको बताती है किसी चीज़ का प्रॉमिस कि ये होगा, उसको कंफर्म करती है कुंडली का D9 चार्ट, जिसे हम नवांश कहते हैं। तो जो भी चीज़ आप देखें तो उसको हमेशा वर कुंडली में ज़रूर वेरीफाई करें, D9 चार्ट में वेरीफाई करें, D10 चार्ट में अगर प्रोफेशन से संबंधित है तो D10 चार्ट में भी वेरीफाई करें, तब जाके किसी कंक्लूजन पे पहुंचे। क्योंकि मुझे पता है कि आप, जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो वहां पे बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, तो मैं इसलिए पहले बता देना चाहता हूं कि आप जब भी किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, ग्रहों को आप जब D1 चार्ट में देखें तो उसको D9 चार्ट में वेरीफाई करें, और जिस भाव से संबंधित आप प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे अगर कर्म से 10th हाउस से संबंधित कर्म पूछ रहे हैं, तो D9 चार्ट में जाके कंफर्म करें, तब जाके प्रॉपर कंक्लूजन पे निकले। सिर्फ मेरे एक चीज़ कहने देने पे कि राहु अगर 7th हाउस में बैठा है तो इस तरह का होगा, तो आपको इस चीज़ को D9 चार्ट में भी वेरीफाई करना है। कुंडली के लगन में, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में अगर मंगल की प्लेसमेंट है तो ये मांगलिक योग बनाता है। अब जब मांगलिक योग होता है तो व्यक्ति की लाइफ में, मैरिड लाइफ में निश्चित प्रॉब्लम होगी। लेकिन मेरे स्टेटमेंट से आप प्लीज़ एकदम से अपनी कुंडली मत खोल लीजिएगा, इस चीज़ को वेरीफाई कीजिएगा D9 चार्ट में भी कि आपके 7th हाउस, क्योंकि पार्टनर की पूरी कंफर्मेशन D9 चार्ट में भी होती है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, लोग ये कहते हैं कि आपने तो ये बोला था, आप प्लीज़ D9 चार्ट को भी ज़रूर कंसिडर किया करें जब किसी भी टॉपिक पे फाइनली किसी चीज़ पहुंचना है। तो सिर्फ D1 चार्ट देख के कंक्लूजन ना निकालें कि अगर लगन में मंगल है तो आप मांगलिक बन गया तो शादी नहीं होनी। यही पे मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, बहुत काफ़ी समय से है कि कई शादियाँ जब होती हैं, विवाह हो गया और लेकिन उसके कुछ ही समय बाद दुर्घटना घट गई। कोई भी घटना हो सकती है, जो हम बहुत ज़्यादा हमने सबने देखा, जैसे कश्मीर की स्थिति में देखा, जहाँ नवविवाहिता को अपना साथी खोना पड़ा। अब एक सबके मन में ये प्रश्न आता है, और कई जगह हमने ये सुना कि उनकी कुंडली देखी है, उनकी मिलान हुए, तो उसके बावजूद ये हुआ। तो यानी क्या था ये? मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को सही से कुंडली मिलान करना आता ही नहीं है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने ये प्रश्न पूछा मुझसे। आज कल मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताऊंगा कि जनरली हॉरोस्कोप मैच के लिए सारे ऐप अवेलेबल हैं। बिल्कुल ठीक है, बड़े आसानी से मैच कर लेते हैं। क्या मैच करते हैं? कुंडली के बहुत आराम से मैच करके आप देख लेंगे गुड मिल गए। ज़्यादा गण दोष मैच कर लेंगे, उसके अंदर और भी जो सेक्शन है अष्टकूट मैच, हाँ मैच कर लेंगे, देख लेंगे सब कुछ फाइनल है। और ज़्यादा थोड़ा सा एडवांस आता होगा तो आप ये चेक कर लेंगे कि मांगलिक दोष तो नहीं है, इतना चेक करते हैं।
पर ये कुंडली का प्रॉपर मैच नहीं होता। प्लीज आप लोग समझिए, ये कुंडली का प्रॉपर मैच नहीं होता। मैं जब भी किसी की कुंडली मैच करता हूं तो मैं प्रॉपर तरीके से मैच करता हूं, ग्रहों का ग्रहों से मैच, जी। और साथ के साथ कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन कुंडली में बनते हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते। जैसे कि अगर किसी लड़की की कुंडली के अंदर मंगल के साथ केतु लगन में बैठा हुआ है या पंचम में बैठा हुआ है और नवम में बैठा है, और उसी समय किसी लड़की की कुंडली के अंदर केतु की प्लेसमेंट शुक्र से लगन पंचम या नवम हो जाए, तो 101% दोनों का सेपरेशन होगा। मतलब कि पार्टनर के कुंडली के अंदर वाइफ की जो लाइफ है या उसका साथ है, लंबे समय तक नहीं होगा। तो आयु भी हम समझ आयु सकते भी हैं। बिल्कुल, वो या तो व्यक्ति सेपरेट हो जाता है किसी ना किसी तरह जी, से, जी। या मतलब चैलेंजेस होते ही होते हैं। मतलब ये बहुत ही सिंपल सा योग है जिसको बहुत आसानी से कोई भी एस्ट्रोलॉजर देख सकता है, लेकिन देखते नहीं है या ज्ञान नहीं होता उस चीज का। तो कभी भी सिर्फ और सिर्फ ग्रहों गुण मिलान के बेसिस पे या सिर्फ मांगलिक दोष के बेसिस पे नहीं डिसाइड करना चाहिए। आपको ग्रहों का मैच भी देखना है। ग्रहों का कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाता है जो साफ साफ दिखाता है कि आपसी रिश्ते टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगर मंगल केतु का कॉम्बिनेशन किसी पार्टनर की कुंडली में बना हुआ है, वहीं दूसरे पार्टनर की कुंडली में केतु और शुक्र का लगन पंचम नवम में योग बना हुआ है, तो ये मिलान अच्छा नहीं होता। ये शादी के बाद बहुत तुरंत शादी के बाद या तो जनरली क्या होता है कि एक पार्टनर का सेपरेशन हो ही जाता है। तो यानी हम ज्योतिष से ही जान सकते हैं कि तलाक होना, अलगाव होना या किसी कारण से कोई दुर्घटना में साथी का चले जाना, ये समस्त बातें हम ज्योतिष के आधार पे समझ सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत ही वास्ट है, बहुत वास्ट है। ये आधार है सबका। हम और माध्यम देखते हैं, हम न्यूमरोलॉजी कंसिडर करते हैं, हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, पर सबका आधार जो है, जो मैं समझ पाया हूँ, सबका आधार जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको आगे आने वाले सारे इंसिडेंट्स को बिल्कुल क्लियर कट प्रेडिक्ट कर देगी कि ये सिचुएशन घटेगी, वो सिचुएशन आएगी। अब अगर हमें बिफोर हैंड पता चल जाए कि ये सिचुएशन आने वाली है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ग्रहों का जाप, और हम जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, जो भी उपाय होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कि बहुत सारे लोगों की कुंडली के अंदर प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम उसकी पूजा वगैरह भी कराते हैं। ठीक। तो अब हर ग्रह की पूजा अलग अलग तरीके से होती है। जी। अब एक होता है दान, जी। जो आप दान करते हो, दान करके चीजों का निवारण किया जा सकता है। एक होता है पूजा करो का जो हम करवाते हैं, जो प्रॉपर तरीके से पूजा होती है, उसके बाद वह व्यक्ति का उन ग्रहों का प्रभाव कम होता है। जी। अब अगर आप कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई हम तो हमें रेमेडी बता दो। आप देखिए, रेमेडी मतलब उपाय समय के साथ असर देते हैं। जैसे जैसे उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, वो कर्मी तो है, जैसे जैसे उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, और हमारे ग्रह जो उससे पीड़ित हैं वो कम हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन अगर किसी को इमिडिएटली रिलीफ चाहिए, आप अपने घर में बहुत सारी पूजाएं कराते हो, सत्यनारायण की कथा कराते हो, स्वास्थ्य के मामले में बहुत आता है कि हमें तुरंत बताइए, तुरंत बता दीजिए, जल्दी से ठीक हो। देखिए, अब आप अगर आप सत्यनारायण की कथा कराते हो, जब सत्यनारायण की कथा कराते हो तो आप देखते हो कि आपके घर में माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है। जी, पॉजिटिविटी बनती है, पॉजिटिविटी बन जाती है, बहुत चीजें सही हो जाती हैं। जो घर के मेंबर आपस में टकरा रहे थे वो टकराना बंद हो जाते हैं, सबके मूड शांत हो जाता है। बिल्कुल। तो जब इतनी सत्यनारायण की कथा से घर के अंदर इतना प्रभाव आ जाता है, तो किसी भी ग्रहों का प्रॉपर तरीके से पूजा वगैरह करा के उससे शांति हासिल की जा सकती है। पर ज़रूरी है कि आप सही व्यक्ति को अप्रोच करें और सही व्यक्ति से कुंडली का विश्लेषण करा के तभी आप किसी चीज़ की पूजा वगैरह कराएं। चलिए, जैसे आपने तो ये बताया कि आप कुंडली देखकर ही चीज़ों को समझें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुंडली ही मौजूद नहीं है, कईयों को अपनी जन्म समय, तिथि या स्थिति का पता नहीं है, तो ऐसे में व्यक्ति कैसे जानेगा? देखिए, सबसे अच्छा आधार तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता,
और उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं होता। कुंडली जो होती है वो आपके शरीर के मतलब शरीर जैसा आपका है वैसा ही कुंडली होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली कुछ और होगी और आपका चेहरा कुछ और होगा। आपका लगन बता देगा कि आपकी बॉडी संरचना कैसी होगी। आपका सेकेंड हाउस बता देगा कि चेहरा कैसा होगा, आंखें कैसी होंगी, ठीक है, जी जी सब चीज बता देगा। बिल्कुल तो ये कुंडली जो होती है वो साफ साफ बताती है। ठीक है। तो अगर किसी को भी थोड़ा सा भी अंदाजा होता है कि हम इस समय पे पैदा हुए थे, इस ये टाइम था, तो उसके आधार पर और उसकी बॉडी संरचना देखकर बड़े आराम से उसकी कुंडली बनाई जा सकती है। अच्छा अब इसमें थोड़ा सा समय लगता है, व्यक्ति को ऑब्जर्व करना पड़ता है, व्यक्ति सामने जो बैठा हुआ है उसकी बातों को सुनना पड़ता है, उसकी सिचुएशन को सुनना पड़ता है, तो हम उसके आधार पर बना लेते हैं। अब जिनको इमीडिएटली रिलीफ चाहिए होता है कि भाई हमें तुरंत बता दी, तो हम न्यूमोलॉजी के बीच में जाते हैं। न्यूमोलॉजी भी सही बताती है, लेकिन न्यूमोलॉजी के केस में हम ज़रूर ये बता देते हैं कि आने वाली सिचुएशन ये घटेगी, क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, हम आराम से बताया जा सकता है। लेकिन कुछ गहन सब्जेक्ट्स जो हम टाइम स्पेसिफिक होते हैं उसका आधार वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही निकलता है, कुंडली से ही निकलता है। ये बात सही बोली। और एक चीज़ ये भी है कि कई लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, भ्रम में आ जाते हैं। हम जैसे कहते हैं ना कि हमने एक ज्योतिष को दिखाया उसने ये कहा, मैंने दूसरे को दिखाया उसने ये कहा, तीसरे पे गया ये कहा। तो ये तो बहुत चल रहा है आज के समय में। तो जो ज्योतिष है वो तो एक ही ज्ञान है, एक ही विषय है, एक ही स्थिति है। तो ऐसे में दो ज्योतिषियों की भविष्यवाणियाँ अलग अलग तरीके से कैसे हो सकती हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं तो खुद भी नहीं कहता कि मैं बहुत पारंगत हूँ एस्ट्रोलॉजी में, हो ही नहीं सकता कोई। अगर कोई सबसे पहले ये कह रहा है ना कि उसने सब कुछ जानता है, वो एस्ट्रोलॉजी में वो महारत है, तो वो सबसे पहले तो वो गलत बोल रहा है। क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और ये कंटिन्यूस एक्सपीरियंस से आता है। जाहिर सी बात है, आज हमारे आसपास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, पढ़ने के ऑप्शंस हैं, और आपने उसको पढ़ के आप बता सकते हो, और ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन ये एक रिसर्च का सब्जेक्ट है, रिसर्च का। तो जब भी कभी आप चाहें या किसी व्यक्ति से कनेक्ट करें एस्ट्रोलॉजर से, तो पहले आप देखिए कि उसने कितना रिसर्च किया है। एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं होती, प्लीज़ अंडरस्टैंड। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं होती, बताने वाले व्यक्ति का थोड़ा सा ज्ञान कम हो सकता है। तो कभी भी ये शंका ना पालें, अरे ये तो ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे होंगे, एस्ट्रोलॉजी को देख के, एस्ट्रोलॉजी में पढ़ लिया बता रहे होंगे। एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं होती, गलत हो सकता है बताने वाला। और एक आपके माध्यम से बता दूं कि बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट भी करते हैं, मैं जैसे किसी भी गोचर वर्ष कोई ट्रांजिट हो रहा है उसके बेसिस पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कि आज बताया कि जुपिटर का ट्रांजिट इसमें हो रहा है, उसमें हो रहा है, तो ये चेंज आने वाला है। देखिए, कोई भी जब ट्रांजिट होता है तो वो प्लैनेट जो होता है वो डिलीवरी एजेंट होता है, वो फल को डिलीवर करता है। बेशक डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन से प्लैनेट की महादशा और अंतर्दशा चल रही है। तो कभी भी कंफ्यूज ये ना हो कि पेपर में तो इतना सारा लिखा हुआ है, उन गुरुजी ने ट्रांजिट के बारे में इतना लिखा हुआ है, ये सब गलत बता रहे हैं। गलत कोई नहीं बता रहा होता, थोड़ा बहुत ज्ञान का फ़र्क होता है, लेकिन बेसिक्स ज़रूर पता होनी चाहिए आपको कि जो ट्रांजिट होता है वो बेसिकली डिलीवरी एजेंट होता है, वो फल को डिलीवर कर रहा होता है। वो क्या डिलीवर करेगा वो डिपेंड करेगा आपकी लगन कुंडली में कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है। तो मैं कहूँगा कि बेसिक्स सबको पता होना चाहिए। आजकल तो जैसे आप देखेंगे कि बेसिक डॉक्टर सभी बन गए हैं, हमारे पास मेडिसिन के डॉक्टर अच्छे अच्छे हैं, सर्जन हैं, लेकिन फिर भी गूगल बाबा पढ़ के तो सभी लोग डॉक्टर बन गए हैं। तो एटलीस्ट बेसिक ज़रूर जानकारी होनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी में, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सामने वाला सही बता रहा है या गलत बता रहा है। अन्यथा फिर आप, और अगर किसी को कई बार होता है ना, विश्वास ही नहीं होता है कि मुझे विश्वास नहीं है, मैं ज्योतिष को मानता नहीं हूँ, तो ऐसे में क्या उस व्यक्ति पे ग्रह नक्षत्र या जो भी कुछ है हमारा असर डालेगा? मैं तो जो मुझसे लोग कहते हैं ना कि विश्वास नहीं होता, आप किसी के विश्वास करने न करने से कोई फ़र्क नहीं होता। जो चीज़ें चल रही हैं वो चल रही हैं, वो हो रही हैं, वो आज भी हो रही थी, वो न जाने कितने वर्षों से होती आई हैं।
सब चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड चल रहा है, वो आपके कर्म के हिसाब से सब कुछ आपको सेट है। आप थोड़ा सा समझदार हो जाओगे तो आप अपने कुंडली को जान लोगे, तो आप थोड़े से कर्म अपना लाइन कर लोगे तो आपके कष्ट कम हो जाएंगे। अगर कोई लोग ये कहते हैं कि मैं नहीं मानता कुंडली वुंडली, मैं उनसे कहूँगा कि आप बिल्कुल ना माने, लेकिन जाने ज़रूर। इससे होता क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि किन चीज़ों से परेशानियाँ हैं और आप उसके अकॉर्डिंग अपने कर्म को इस समय क्या अलाइन कर सकते हो, जिससे थोड़ा से कष्ट कम हो जाए और आने वाली परेशानियों से आप बच सको। ऐसा नहीं है कि आप जानते हो नहीं जानते हो तो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। शेर सामने खड़ा है, वो खड़ा है, आप आंख बंद कर लो बिल्कुल तो नहीं है, आँख खोलोगे तो भाई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कह दिया कि भाई मैं कुंडली को नहीं मानता। मानने न मानने से कोई फ़र्क नहीं होता, जो चीज़ें हैं वो हैं और वो होंगी। जान जाएंगे तो थोड़ा सा समाधान कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा जानना चाहिए। तो यानी कि जो ग्रह हैं हम पे असर डालते हैं, बिल्कुल जानते हैं। और अगर हम कोशिश करेंगे तो बदलाव भी संभव है। देखिए, हम ख़त्म नहीं कर सकते किसी चीज़ को। बारिश हो रही है, छाता लगा सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं। हम वो बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पंडित जी ने बता दिया भैया चाबी चलाई और उसके बाद ख़त्म, ऐसा नहीं है। हम उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। हम किसी भी चीज़ को, उसके अस्तित्व को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर कोई वो कहता है तो गलत है। तो ये जो राहु दशा, शनि महादशा और ये जब आती हैं तो हर व्यक्ति बहुत ही चिंता में आ जाता है। सबसे ज़्यादा ज्योतिष डराते भी इसी में हैं कि भाई तुम पे राहु की माया है, शनि की छाया है। तो आप इसे कैसे कहना चाहेंगे? देखिए, शनि जो है वो कर्म के कारक ग्रह हैं। शनि की महादशा जब भी आती है तो आप समझ जाइए कि आपकी कुंडली के अंदर अब आपके किए हुए कर्मों के हिसाब से फल होगा। जो पास्ट में किया है, या जब तक आपकी शनि की दशा नहीं लगी तब तक जो आपने किया है, शनि की ढैया और शनि की महादशा। महादशा लंबी चलती है, ढैया 2.5 साल की होती है, अंतरदशा भी 2.5 साल की होती है। हर ग्रहों के अंदर शनि की महादशा अंतरदशा आती है, सूक्ष्म दशा आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट डालती है शनि की महादशा। या फिर ऐसी राहु की भी दशा अंतरदशा आती है, लेकिन मेजर इम्पैक्ट डालती है महादशा, क्योंकि महादशा लंबी होती है। अब किसी की कुंडली के अंदर, बच्चे की कुंडली के अंदर किसी की प्रोफेशनल लाइफ में राहु महादशा आ गई तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यक्ति को लाइफ में स्ट्रगल होगा ही होगा। बेसिकली इसको देखने का 2 एंगल है। वो स्ट्रगल भी होगा और वो सिखा भी रहा होगा। राहु की महादशा सिखा भी रही होगी आपको चीज़ों से कनेक्ट कराएगी, आप सीखोगे। हालांकि वो स्ट्रगल का टाइम होगा, आपको लगेगा अरे यार ये तो मुझे मिला नहीं, या मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी, वो स्ट्रगल होगा, लेकिन वो सीख भी रहे होगे। क्यों? क्योंकि देखिए, आपका जब लेवल अप होगा तभी तो आपको कोई चीज़ मिलेगी। राहु की महादशा के बाद क्या है? जुपिटर की महादशा। और जुपिटर किसके है? भाग्य के कारक। और भाग्य किससे मिलता है? कर्म से। तो राहु की दशा होती बहुत बेकार है, मतलब व्यक्ति का लाइफ चौपट, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम, अलग अलग वैवाहिक जीवन में दिक्कत, ये सारी चीज़ें दिक्कत आएंगी, 100% आएंगी, कोई शक नहीं है। लेकिन इसको दूसरे एंगल से देखें तो आपकी ये कह लीजिए ग्रूमिंग हो रही है। ग्रूमिंग होगी जब आप एक लेवल पे, मुझे आपको फॉर एग्जांपल अगर मुझे मैनेजर बनना है एक एसोसिएट से, तो मैनेजर लेवल का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए मुझे उस लेवल की क्वालिफिकेशन, क्वालिटीज़ गेन करनी पड़ेगी। तो राहु वही गिराते हैं। और जब आपकी जुपिटर की महादशा आती है, जुपिटर भाग्य के कारक हैं, जुपिटर संतान के कारक हैं, जुपिटर आपके वेल्थ के कारक हैं। तो जब आपकी जुपिटर की दशा आएगी तो आप जाहिर सी बात है कि चीज़ें जो हैं अच्छी होगी और भाग्य बनेगा और आप आगे बढ़ेंगे। भाग्य किससे बनता है? कर्म से। एक आपको सूत्र देता हूँ, किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर 3rd हाउस के अंदर राहु बैठे, वो बृहस्पति बैठे हुए हैं अकेले अच्छी स्थिति में, तो व्यक्ति को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप चीज़ें आएंगी, ऑफर होगी उसको, आइए आप ले लीजिए। क्यों? क्योंकि 3rd हाउस है कर्म का और उससे 7th हाउस है भाग्य का। जब किसी भी शुभ ग्रह, बेसिकली स्पेशली मैं बृहस्पति की बात कर रहा हूँ, अगर बृहस्पति हो जाए तो दृष्टि पड़ती है और अच्छी पोजीशन में, अच्छी डिग्री में,
और उनके सप्तम हाउस पे, 9th हाउस पे दृष्टि पड़ती है, तो व्यक्ति पहले तो धार्मिक बहुत होगा, उसको मंदिर जाना बहुत पसंद होगा, उसके काम अपने आप होंगे, क्योंकि क्या बृहस्पति ने उनकी भाग्य को जगा दिया। वहीं अगर 3rd हाउस जो कि पराक्रम का घर होता है, वहीं पे अगर शनि आ गए, मंगल आ गए, तो व्यक्ति का कर्म के माध्यम से भाग्योदय होगा। जब बहुत मेहनत कर लेगा तब जाके उसका भाग्योदय होगा, क्योंकि 3rd हाउस है पराक्रम का, 9th हाउस है आपके भाग्य का। तो कर्म से भाग्य बनता है, कर्म करोगे भाग्य जगेगा। तो ये केस होता है मंगल और शनि की केसेस में ज़्यादा। लेकिन अगर बृहस्पति बैठा हुआ है वहाँ पे, तो ये दिखाता है कि आप लोगों के पूर्व जन्म आपने बहुत अच्छे किए हैं, तो जिसकी वजह से आपकी बृहस्पति का कनेक्शन आपके भाग्य के घर से बन रहा है। तो जब ऐसा होगा तो यानी कि आपको बहुत लोग आके खुद ही ऑफ़र करेंगे, आप बहुत काबिल हैं, आप प्लीज़ ये ले लीजिए। इस तरह की सिचुएशन उन लोगों को बनती है जिनके बृहस्पति का कनेक्शन भाग्य भाव से बन रहा होता है। 5th में बैठे हों, 3rd में बैठे हों, लगन में बैठे हों, तब बन जाएगा। तो ये होता है। अब शनि की महादशा हो गई, ऐसी शनि की महादशा चीज़ों को डिले ज़रूर कराती है, आपको कर्म कराएगी, डिले कराएगी, लेकिन डिनायल नहीं, आपको देगी ज़रूर। बस धैर्य रखिए, मेहनत करते रहिए, मिलता ज़रूर है। तो एक चीज़ मैं और थोड़ा सा लास्ट में ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप बार बार यही कह रहे हैं कि कर्म जरूर करना है, कर्म बिना कुछ नहीं, तो कई दर्शक ये बोलेंगे कर्म तो बहुत लोग कर रहे हैं, रिक्शा चलाने वाले कर्म कर रहे हैं, जो मजदूर वगैरह वो तो सबसे ज़्यादा कर्म कर रहा है, फिर वो इतना दबा कुचला क्यों है? तो क्या किया जाए, कैसे क्या उपाय करें, क्या करें आखिर? देखिए, आपको ये जीवन और पहले के जीवन और आगे वाले आने वाले जीवन सब अपने पूर्व जन्मों के कर्म से मिले हैं। कोई भी व्यक्ति आप देखते हो, कोई भी हो, चाहे दीनहीन हो या कोई फिजिकली चैलेंज हो या कोई व्यक्ति रिक्शा चलाता हो, ये बहुत, वो अपने कर्म के हिसाब से ही उस सिचुएशन में लाया गया है। ऐसा नहीं है कि भगवान को उससे, भगवान का तो रोल ही नहीं है। खैर, इसके अंदर मैं आपके माध्यम से बता दूं, लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, भगवान का कोई रोल नहीं है, जो कुछ रोल है वो हमारा ही है। तो प्लीज़ कर्म को भगवान से अलग रखें। जैसे आपने कर्म किए उसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी, उसके हिसाब से आपकी सिचुएशन बनी, उसके अकॉर्डिंगली आप सारे काम कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंगली आप मैनेजर हो, उसी के अकॉर्डिंगली आप IAS हो, और उसी के अकॉर्डिंगली आप रिक्शा चला रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने कर्म आज कर रहे हो, ये एक जन्म के कर्म नहीं होते, ये कई कई जन्म के कर्म होते हैं जिसकी वजह से आप सिचुएशन में हो। तो अब किसी ग्रह की वजह से आप ऐसी सिचुएशन में हो, उसको हम वैसे बताया पहले वहाँ की पूजा वगैरह करके उसका समाधान कर लेते हैं, लेकिन हाँ संभव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको ख़त्म कर दोगे, कि प्रारब्ध को ख़त्म कर दोगे। जो प्रारब्ध था वो तो आपको है, लेकिन फिर मैं कहूँगा आज किया हुआ कर्म कल आपका भाग्य बनेगा। तो इसलिए जब आप जान जाओ कि कुंडली में आपने देख लिया कि पूर्व जन्मों के कर्मों से आप सिचुएशन में हो, तो इसका मतलब हम आज अगर अच्छे कर्म करना शुरू कर दें तो हमें आगे की गति भी अच्छी होगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने हमें और हमारे दर्शकों के साथ कई रोचक जानकारियां बांटी और कई मिथ जो हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं उन्हें दूर करने का प्रयास तो पूरी तरह से किया है। तो उम्मीद है कि दर्शकों को हमारा ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। आपके कोई भी कमेंट हैं, कोई भी प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, अच्छे बुरे जो भी है, आप हमारे साथ शेयर कीजिए। और फिर से मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक रोचक टॉपिक के साथ। नमस्कार। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।